गुड आफ्टरनून, नमस्कार। इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के में उपस्थित सभी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत सरकार के सीनियर ऑफिसर्स का मैं स्वागत करती हूँ। वेस्ट एशिया में चल रहे डेवलपमेंट के संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए है और आपको ब्रीफिंग्स के माध्यम से अपडेट्स देते रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे फ्यूल अवेलेबिलिटी पे से जुड़े पहलुओं पर आपको जानकारी दें। नमस्कार। क्रूड सिचुएशन और रिफाइनरी ऑपरेशन नॉर्मल है। रिटेल पंप्स पर कोई भी ड्राई आउट नहीं रिपोर्टेड है एंड ऑल द रिटेल आउटलेट्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली। Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. इसके अलावा आप सभी के माध्यम से हम पिछले कुछ दिन से अपने LPG कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो LPG से CNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जहां जहां पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी PNG नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल LPG देने की बात कही है। इन सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में लगभग और 5600 से ज़्यादा LPG कंज्यूमर्स PNG पर शिफ्ट भी हुए हैं। LPG के संबंध में वॉर के चलते LPG की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स हैव फर्दर इंक्रीज टू 94%। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी की जा रही हैं। पैनिक बुकिंग में गिरावट है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग आई। इसके अलावा LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल LPG के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल LPG सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है। इसी तरह एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इशूड ऑर्डर्स। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कुछ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत भी आ रही है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों की भूमिका ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में बहुत अहम है। इस संबंध में 13 तारीख को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक लेटर लिखा और अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट टीम्स को एक्टिवेट करें ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। इसी क्रम में कल एक और लेटर भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्टेप्स उठाए जाएं और जहां पर भी वायलेशन मिलता है वहां पर कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमारे राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 31
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं। लगभग 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई हैं। I will like to say that all the district collectors, food and civil supplies officials have a prime role in controlling black marketing and hoarding. The states and the union territories are also requested to give daily press briefing to help disseminate the correct information. State and union territories are also requested to establish helpline numbers and ensure wide publicity at regular intervals, so that the panic or the rumors can be controlled. बहुत कई सारे स्टेट्स में रेड्स जारी हैं। कल लगभग 6000 रेड्स हुई हैं। उसमें से अगर मैं कुछ का नाम आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हुई हैं और लगभग 1000 के आसपास सिलेंडर सीज हुए हैं। 17 FIR भी हुई हैं और एक अरेस्ट भी हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1632 रेड हुई हैं और लगभग 2500 सिलेंडर सीज हुए हैं। तेलंगाना में भी लगभग 1000 रेड हुई हैं और 2300 सिलेंडर सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अपनी टीम्स भी एक्टिव हैं और कल लगभग 2000 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुए हैं। मैं आप सभी के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक LPG और PNG उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और MOEFCC has already advised state governments, state pollution control boards for permitting the use of kerosene and coal as an alternate fuel. Ministry of Coal has already issued order to Coal India and Singareni Collieries to allot higher quantities to states for distributing coal to small, medium and other consumers. States have also been advised to facilitate the new PNG connections for both domestic and commercial consumers. इसके अलावा कल under Section 3 of Essential Commodities Act, Government has issued a Gazette notification whereby PPAC has been designated as a nodal agency for collection, compilation, maintenance and analysis of information. All the concerned entities engaged in production, processing, refining, storage, transportation, import, export, marketing, distribution or consumption of petroleum products or natural gas have been directed to furnish information to PPAC. मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगी कि भारत सरकार हर लेवल पर डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को LPG कंज्यूमर अवेलेबल कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। पैनिक बुकिंग में कमी आई है परंतु डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ अभी भी लाइन देखी जा रही है। इसलिए मेरी सभी उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन रिफिल बुक करने के बाद होम डिलीवरी का इंतज़ार करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाकर लाइन में ना लगें और जहाँ जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल की पॉसिबिलिटी है प्लीज़ स्विच ऑन टू द ऑल्टरनेट फ्यूल और एनर्जी कंजर्वेशन LPG कंजर्वेशन पर हर संभव प्रयत्न करें। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वे मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। भारतीय फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं और उस क्षेत्र में गल्फ रीजन में पिछले 24 घंटों में कोई भी समुद्री घटना की सूचना नहीं है। वर्तमान में जहाज़ों की स्थिति जो 22 की थी वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में, उसमें कोई बदलाव नहीं है।
उसमें 611 भारतीय नाविक सवार हैं और सुरक्षित हैं। डीजी शिपिंग जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ, और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम जो डीजी शिपिंग में ऑपरेट कर रहा है, उसमें पिछले 24 घंटों में 150 कॉल और करीब 225 ईमेल प्राप्त हुए, जिनका रिस्पांस किया गया। और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए, और ये कार्य भी विभिन्न एयरपोर्टों पे भारतीय मिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपन्न किया गया। मिनिस्ट्री रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ, जहां पे कि अदर देन मेजर पोर्ट्स हैं, प्रोमिनेंटली जैसे मुंद्रा है गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। उसके अलावा भी पोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्रा, पुदुचेरी और उनके साथ भी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का वर्क और रेगुलर इंटरैक्शन कर रहे हैं, और किसी भी जगह से कोई कंजेशन का रिपोर्ट नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको पोर्ट ऑपरेशंस के संदर्भ में मैंने पहले आपको 3-4 पोर्टों के विषय में बताया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और मुंद्रा पोर्ट के विषय में मैंने कल बताया था। आज मैं आपको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के विषय में बताऊंगा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने एडिशनल स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी वहां क्रिएट की है और करीब 54 एकड़ का लैंड, एडिशनल लैंड स्टोरेज के लिए मुहैया कराया है। उसके साथ साथ चार्जेस और ऑपरेशनल सपोर्ट, चार्जेस का वेवर, कुछ चार्जेस का वेवर भी है, और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। दीनदयाल पोर्ट ने 17 मार्च की सर्कुलर के द्वारा जो पोर्ट यूजर्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि आज जो चार्जेस एप्लीकेबल थे उसमें 50% का रिबेट या कंसेशन दिया है, जिससे कि वो पोर्ट के जो क्रेन्स हैं, हार्बर मोबाइल क्रेन्स होते हैं जो कार्गो को ऑपरेट करने के लिए, उनके यूज पे 50% का रिबेट दिया है। मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली और बहुत क्लोजली शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के साथ, इंडियन सीफेयरर्स की वेलबींग्स, उनके वेलफेयर और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पे लगातार, और सिचुएशन जैसा इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स से के पर्सपेक्टिव में जानकारी दें। Good afternoon, ladies and gentlemen. As you are aware, we have been in touch at the level of leadership with various countries since the onset of this conflict. In that regard, I would like to update you with some of the latest developments. Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as a foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement remains essential for regional peace and stability. Prime Minister also thanked the Crown Prince for his continued support for the safety and well-being of our community in Kuwait. As you know, we have a large Indian diaspora in that country. He also conveyed his
greetings for the upcoming festival of Eid to the Crown Prince. This is all that I have for the time being. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ रीजन से संबंधित अपडेट पर जानकारी दें। Thank you. Good afternoon. We have kept you updated regularly regarding our efforts. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. The safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our utmost priority. The Ministry's dedicated special control room remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We are in regular touch with the state governments and the union territories to share information and coordinate our efforts. As I have been briefing, our missions and posts across the region are functioning round the clock to support our community. Updated advisories are being issued regularly to keep our citizens informed. Our missions remain in close contact with the local governments. Let me assure you that the 24/7 helplines of our missions continue to proactively assist seafarers, students, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visas, consular services, and logistical support where required. An update on the status of flights. While there have been operational closures in some countries, overall the flight situation continues to improve with additional flights operating. Since February 28th, around 280,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. On March 18th, around 75 flights operated, and today the upward trend continues with 90 flights expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. Qatar airspace remains partially open, with Qatar Airways operating non-scheduled commercial flights to India. Qatar Airways is operating 9 flights to various destinations in India today. Kuwait airspace has been closed since 28th February 2026. Jazeera Airways of Kuwait has announced special non-scheduled commercial flights to various destinations in India from the Al Qaisuma International Airport in Saudi Arabia, with the first flight scheduled tomorrow to Kochi. Bahrain airspace remains closed. Gulf Air of Bahrain has been operating special flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to India. Special non-scheduled commercial flights are expected to operate from Dammam Airport to various destinations in coming days. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate transit of stranded Indian nationals and for emergency cases via Saudi Arabia. An update on Safe Sea Vishnu. 15 Indian crew members of MT Safe Sea Vishnu who were safely rescued have left Iraq and are expected to return to India soon. Our mission is also in touch with them and with the concerned Iraqi authorities to expedite repatriation of the mortal remains of the Indian national who unfortunately lost his life in the incident. Thank you. थैंक यू। अंत में मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सेंथिल राजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन से संबंधित पहलुओं पर जानकारी दें। Good afternoon, everyone. Thank you, ma'am. Just to make two important information to pass on to you. One, just before this press conference, a short while ago, the Ministry of Commerce and Industry held a press conference where they have announced a new relief package for exporters. The government has approved a relief package which is called Relief, meaning Resilience and Logistic Intervention of Export Facilitation. It is an intervention under the Export Promotion Mission to support exporters amidst West Asia logistics disruptions. It is being undertaken under the Flexible Export Promotion Mission framework. The approval of relief reflects the government's commitment to respond swiftly to external disruptions affecting India's trade flows. As you are all aware, the government had set up an interministerial group on supply chain resilience, which was operationalized on March 3, 2026 to monitor the situation and coordinate facilitation measures. The interministerial group has been meeting daily and taking review meetings, and following the review and the different meetings that they've had, these measures have been announced. The relief package
will be implemented through the export promotion mission, and it has a total financial outlay of 497 crores. A very detailed press release has been uploaded on PIB website. You may look at it, and it gives you details of the scheme and the components which it will be covering for your information. The second thing that we have already flagged, this is for the general citizens. There are a lot of efforts of cyber frauds which are still continuing in the digital space. अभी हम लोग सभी नागरिक से ये निवेदन करते हैं, आप लोग बहुत जानकारी रखें और इससे इस तरह का साइबर और डिजिटल स्कैम से बच के रहें। आप लोग का मोबाइल फ़ोन पे कुछ फाइल्स भेजा जाता है जिसमें लिखा जाता है गैस बिल अपडेट APK फाइल्स, और अगर आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं उस पर आप लोग का बैंक अकाउंट्स और बाकी डिटेल्स मांगते हैं और उसके थ्रू साइबर और डिजिटल फ्रॉड्स हो रही है। इसको आप लोग सभी लोग इससे बच कर रहें, और अगर इस तरह का आपको मोबाइल फ़ोन में कोई नंबर से आती है वो ज़रूर आपका पुलिस से कंप्लेंट करें और हमारा कंप्लेंट नंबर्स में भी आप इन्फॉर्म करें, और इस तरह का जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रही है इससे आप लोग बच कर रहें। Thank you. We will now take few questions from the media. We'll start with first row, 234. Hi, I have a couple of questions for Sujata ma'am. Ma'am, first of all, about this Gazette notification that was issued, seeking data from various stakeholders, where PPAC will be compiling it and assessing it. What was the requirement for this? Didn't the government earlier not have access to this data? Because PPAC in any case was compiling industry data. It has been doing that for a long time. So what was the specific need of this order? That is one. The other is with regard to the attack on Ras Laffan Industrial City in Qatar. Although we understand that there is a force majeure in place and Qatari LNG was anyway not coming to India, but considering that the facilities have been hit and the damage seems to be extensive as per Qatar Energy, what does this exactly mean for our LNG supplies even in a post-war scenario? Has there been any assessment that has been done at the ministry's level or at the level of Petronet, LNG, GAIL, etc.? Thank you. 67. Sapna ji. Thank you so much. Sapna Das from CNBC TV 18. Two questions. Basically, Brent is also now nudging $120 a barrel, and our own basket is about $145. So, wanted to understand how the price pressures are being felt by various stakeholders. Of course, domestic users are protected so far, but what could be the breaking point, so to speak. Second, also the same question that our colleagues have asked in terms of the hit on LNG, basically after the escalation in attacks on energy assets in West Asia. And third was on insurance. Is some plan underway to offer insurance to our exporters, given the West Asia disruptions? Thank you. I'm Pallavi from CNN News 18. Just to adding on to Sapna's question, one, we know that the Brent crude prices have crossed $115, possibly even more. Will that have an impact on ours? Do you plan in the near future or now to increase the petrol and diesel prices? Second, of course, is that LPG, because there is also this talk that the supplies which have come in through the 3 ships, whether they're Shivalik, are not sufficient enough and may not last long. Dhairya Maheshwari from Sputnik. In addition to the question about strikes on Qatar's Ras Laffan industrial city and possible implications, you had mentioned, ma'am, that India had procured LPG from 2 new sources. I just want to know, are there discussions with any other new sources, and is India also considering Russian LNG imports to fill any supply gaps, since the conflict is continuing and it has intensified?
And sir, for Jaiswal sir, would it be possible to get a reaction to the strikes on energy infrastructure, be it South Pars or the retaliatory Iranian strikes in Qatar, Saudi Arabia, or the UAE for that matter? Thank you. मेरा नाम अनुवेश राथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। मेरा सुजाता मैम से ये सवाल है, जिस तरीके से कतर पे अभी हमला हुए हैं स्पेसिफिकली गैस फील्ड्स पे, उसका इम्पैक्ट भारत पे किस तरीके से पड़ सकता है? क्योंकि एलएनजी पे आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, पीएनजी पे शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा? और रणधीर सर, आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना की जो डिप्लॉयमेंट है उसको ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि शिप्स जो हमारे इंडियन फ्लैग शिप्स हैं उसको भारत की तरफ लेके आसानी से आया जा सके। उस पर अगर कोई अपडेट है सर। Kunal Dutt here from PTI. My question is to Jaiswal sir. Sir, my first query is, we are almost 3 weeks into the war. The impact is being felt globally. India's foreign policy, it often talks about the multi-vector approach from many platforms. Has this conflict proven to be a test bed of that, given the fact that you have your allies on both the sides? And my second question is, we have seen reports of the Iran's women's soccer team, some of the members earlier seeking asylum in Australia. I think some of them have come back, if the reports are to be believed. Has any Iranian national or Israeli national or any other national of these affected countries have sought shelter or they wish to continue to remain in India in view of the conflict, sir? Thank you so much. So many questions on Middle East and impact on us. The reason we are sitting here is primarily that we are affected by the supplies from the Middle East. इसीलिए रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप लोगों के माध्यम से जानकारी देने का भी प्रयास किया जा रहा है। वॉर है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एलएनजी की बात करें तो 47% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम कतर। एंड any impact there or anything which impact the supplies from Middle East impact us. So how we will deal with it? We are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. Crude may we have already diversified. Crude may now around 70% of our crude is coming from the area outside Gulf of Strait of Hormuz. इसी तरह LPG में भी diversification की कोशिश की गई है and now some of our LPG is also coming from US. इसी तरह LNG के अंदर कतर definitely एक बहुत बड़ा supplier है, but इसके अलावा there are other suppliers also. For example, US, Australia, they are the other big suppliers as far as the LNG is concerned. So I think one question was regarding PPAC Gazette notification. It is to give it a legal strength. So now everybody has to give the information. PPAC was getting it, but now with legal force it will be better implementable. So that's the answer. Regarding one more question was about the Brent and the crude Indian basket. So Indian crude basket is actually is a complex formula, and it is derived basis how much sour crude is in, and how much sweet crude quantity is used in the country, and based on that the Indian basket is calculated. Pressure is there definitely, but till now there is no price increase. So that's what I can say. Thank you. See, I will, it was around like 10% of our demand should come. Originally it was anticipated by our oil marketing companies. So as much as we can diversify, it's not about US, from wherever we can pick.
See, that's what I said. We were getting 47% of our supplies from Qatar. So if the facility is affected, it will affect us. Now, what is the solution? The solution lies in diversification of your sources from where you can pick up the cargoes. That's what is the consultation. Thank you. So there, first coming to your question, in fact, we have actually looked at and pointed out to some of the issues that you raised in our earlier engagement. Since the outbreak of the conflict, besides calling for de-escalation and addressing all issues through diplomacy, India has continuously emphasized that one of its priorities has been the need to ensure unimpeded transit of goods and energy. We have also called for avoidance of targeting civilian infrastructure, including energy infrastructure across the region. We believe that these are priorities of a large part of the global community, since the impact of the conflict is being felt globally. On your question regarding Indian Navy's presence in Gulf of Oman and Arabian Sea, they have been there for several years now as part of Operation Sankalp, as you know. They are there with a specific purpose to secure sea lanes and to provide support to Indian ships and other ships that are there in the area. The question that you are asking is of operational detail. On that, I don't have an update. These are matters that you can seek from, or you should seek from, Ministry of Defence. Kunal, on your question, yes, it has been a testing time for not just us, but for the entire community, because entire global community. Our leaders have been in touch with their counterparts, as I just spoke about the conversation between our Prime Minister and the Crown Prince of Kuwait. Similarly, we have been in touch with several other leaders. A couple of days back, you saw that because of our engagement, we were able to talk and diplomacy with several of the stakeholders. We were able to get 2 of our LPG ships through Straits of Hormuz. We continue to be in touch with with several stakeholders in this matter, so that we can ensure our energy security needs, as also at the same time ensure the well-being and safety of our Indian nationals and a diaspora who are present in large numbers in the GCC countries. So our diplomatic efforts continue, and we are committed to taking care of our interests. On your question regarding has anybody else here in India sought shelter, I don't have any update on that. I have no information to share in that regard. Thank you. 46. Come on. My name is Saptaparna Ghosh from The Hindu. Sir, you had stated that you'd be providing us a breakup of the ships that are operating on the eastern part of the strait. If you could, help with that. And also, sir, please correct me if I'm wrong, but we were speaking to the United States for maritime insurance, as in the Development Finance Corporation. So has there been any movement on that front as yet? If you could help us. 280. Hi ma'am, hi sir, I'm Siddhant from Beyond 2 spokesperson sir. Sir, are we looking to send humanitarian requests to Iran? And my second question is, are we getting any requests? We've confirmed that we are getting requests from the neighborhood, but any more requests when it comes to energy supplies, Sri Lanka, Maldives, Myanmar, any other country? 54. This side. Hi, this question is for Sujata ma'am. So the attack on the Middle East is not just only confined to the LNG facilities. Now even some of the countries like in Kuwait and Saudi Arabia, the ports are also not operating for loading crude oil cargoes, and their crude facilities have also been impacted. So at any stage, and after that latest Gazette notification, so is India looking at curbing or restricting some of its fuel exports, to have adequate supplies in the market for meeting our own domestic needs?
45. Randhirji, I would like to know, with the recent escalation which we saw overnight, the attacks on the gas fields in Iran, and followed by retaliatory attacks in the Ras Laffan plant. So, these escalation, do you think that this may impact India's efforts to secure safe passage for its Indian stranded vessels? And another question to Sujata ma'am. With this increasing oil prices, at some point of time going ahead, can we see an increase in the pump prices too? Just उधर ले लो. Prakash Pedashu from ET Now. Ma'am, the first question is on the current status of domestic LPG production. Also, the government has already issued an LNG control order for the domestic reprioritization of LNG. Now, a new situation has evolved. So, are any plans to add more sectors to the list in order to ensure sufficient availability of LNG for the priority sector? 11. Hi, good afternoon. I have a question for Mr. Jaiswal. Sir, yesterday several fertilizer and agriculture ministry officials had indicated that the fertilizer situation has been discussed at the level of the Prime Minister's office, and suggestions has been made that since urea from Oman and DAP from Saudi has been impacted, we should look at other geographies, for instance in Africa, Morocco, in Russia, and in Belarus, the Belarus Kali. Sir, and it was said that the assistance of MEA has also been sought to speak with them. So, some perspective on this, and a question for Mr. Sinha. Sir, has a discussion happened of a like nature where vessels can be made available at immediately for contracting fertilizer, urea and DAP supplies? 187, this side. Right side. I'm Amit from Aastak. I have two questions. Number one, on whether do we have status of one Russian oil tanker that was headed for India. Number two, there have been many Indian flights flying to West Asia. There have been conversation about whether war risk premiums are being paid for these flights which are doing rounds to West Asia, be it UAE, Kuwait, Jeddah, all of these places, because not only assets are on the line, but also the passengers who are traveling on those flights need to be insured. So whether do we have any information on that regard? So this is the last question. The last question. प्रशांत हूँ मैं, प्रशांत देव न्यूज़ 24 से। सुजाता, मैं आपसे एक सवाल है कि ऑनलाइन गैस जो लोग भर रहे हैं, जितने भर रहे हैं उसके अगेंस्ट में सप्लाई आपकी कितनी हो पाएगी, कितनी हो रही है और कितनी हो पाएगी, उसमें कितना डिफरेंसेस है? अगर बस ये एक सवाल। Price increase, there is no price increase as on now. So that's the answer. Exports, the domestic consumption is a priority, and government will review, looking into the situation. LNG control order amendments, I will again say that in that control order, the supplies to the domestic consumers has been prioritized, and that is still the case as on today. For others also the LNG is available. Yesterday also some question was asked on some captive power plant. So the answer to that is the same. The LNG is available. Those who want can contact GAIL or the marketing divisions of Indian Oil Corporation. And regarding online supplies, I am reiterating again and again on every day, our supplies have not dipped. Yesterday also it was, some of the days supplies has been very high, and if I say yesterday,
there was a booking, online book, I mean total booking of 56 lakhs and the supply was 55 lakhs. 54,91,000. So, thank you. Hey, on this, we'd like to, through you, appeal, because a letter has also been sent to the states. We are again reinforcing, as Madam has been saying, supply of cylinders is at the same level. The issue is about distribution on the ground, which has to be done through the support of the state governments. Appeal has already gone to all state governments to set up proper mechanisms, district level committees, and ensure that this distribution is streamlined, and so that every cylinder is delivered to the person. And repeated, we are also appealing through you that, as Madam has been reiterating for the last 2-3 days, cylinders are being delivered to the homes. There is no need for people to actually line up at the OMCs, because there is a digital acquisition code also. Yesterday, almost 96% of the cylinders have been delivered through those codes. So people can take their cylinders at their home. And this is something which the state governments have to take into account. State governments have been written to also yesterday that they should put up proper committees to monitor this, take stringent action against black marketing, hoarding. A lot of panic booking has come down ever since these briefings have started. But now the issue is about ensuring distribution at the district levels. And this has to be done through the state government and their district committees. So I will like to add few points to it. We are telling you every day around 55, 56, 50 lakh cylinders are delivered. And they are actually delivered. And few cases here and there, stray cases, brings bad name. And it is precisely for this reason we are requesting state governments to step up their vigilance and also enforcement and bring the people to book who are involved in any sort of hoarding or black marketing. In fact, 83% of the deliveries, as I have already said, are through the authentication code. So they are actually reaching the people. जो खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर्स, यूरिया की बात है, इसमें वेसल की अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है. उसके साथ साथ हमने पोर्ट्स की प्रिपेयर्डनेस भी रिव्यू की है कि फर्टिलाइजर के मूवमेंट के लिए पोर्ट्स की भी रेडीनेस रहे. ये सीजनल एक्शन है, हर साल होता है, इसमें कोई इशू रिपोर्टेड नहीं है और हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस इसके लिए. जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट आपने किसी एक व्यक्ति ने रेज किया, उसमें इसका किसी और देश की मॉडल से कुछ लेना देना नहीं है. वो हमारी अपनी पहल है, हमारा अपना इनिशिएटिव है. एक इनिशिएटिव हमने लेड बाय डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है अभी. इसकी जो पीएनआई क्लब होता है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, वो हमारे कंट्री में अभी नहीं है. इसको बनाना है और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. ये मैंने पहले भी बोला था, 2-3 दिन पहले भी. ये हमको बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बनाएंगे और वो भी ग्रेजुएटेड होगा. अभी ये एक स्टडी लेवल पे कह सकते हैं इसको, या एक डेलिब्रेशन लेवल पे है, या कह सकते हैं मैच्योर्ड डेलिब्रेशन लेवल पे है. और जैसा कि मेरा अनुमान है, जब ये बनेगा तो ग्रेजुएटेड लेवल से बनेगा. पहले किसी एक सेगमेंट को हम कवर करें, उसके बाद थोड़ा इसमें और मैच्योरिटी आ जाए तो हम किसी और हाई लेवल पे इसको ले जाएं. तो ये इंश्योरेंस क्लब बनाने की बात है, चल रही है अभी. तीसरा जो मैं जी नहीं, अभी ये प्री मैच्योर है, मुझको ये सब डिस्कस करना, बिकॉज ये अभी डेलिब्रेशन मैंने जैसा बताया बहुत ही मैच्योर्ड डेलिब्रेशन लेवल पे है, एडवांस्ड डेलिब्रेशन लेवल पे. ये आपने अच्छा किया मुझको याद दिलाया कि मैंने कहा था कि मैं आपको ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो वेसल्स हैं उनका विवरण आपको दूं. आज की तारीख में ईस्ट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 वेसल्स हैं, दोनों कंटेनर वेसल्स हैं. एक है CMA CGM विक्टोरिया, जो कि सोहार पोर्ट पे है ओमान में, और इसमें 24 भारतीय नाविक हैं. और दूसरी वेसल है SSL गोदावरी. ये ऑन द वे टू कोरफक्कान पोर्ट है UAE में. इसमें 23 भारतीय नाविक हैं. ये मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट का विवरण दिया जो आप
निकल पूछा था। ये 2 वेसल हैं आज की डेट में, बट ये स्थिति चेंज होती रहती है, बट आज की डेट में 2 है। ये अभी सोहार पोर्ट ओमान में है, और ये कंटेनर्स वगैरह जब लोड हो जाएंगे तो ये JNPA इसको आना है, लोड करके JNPA आना है, बट ये ईस्ट में है। मेरे पास जो आपने ये पॉइंट कल रेज किया था, और जितनी जानकारी मैंने कलेक्ट की मैं आपको देता हूं। इस टैंकर का नाम एक्वा टाइटन है और इसकी चार्टरिंग की है MRPL ने, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL। और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट पे इसका अराइवल डेट एक्सपेक्टेड है 21st of March, and this tanker will be carrying Urals crude oil. मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, यदि होगा तो आपको शेयर करेंगे। Excuse me, can you let me answer the question? I also have another press briefing to go. First of all, Siddhant, to your question, we are in touch with Iran on several issues. On your question as to have we received any requests from other countries, I will address this question for you in the press briefing that we're going to have at 5 o'clock. This particular press briefing is focused on West Asia. Other question came from what are we doing to secure our vessels? We continue to remain in touch with all concerned countries to ensure that our energy security needs are met and our energy supplies, they have an unimpeded transit. On your question regarding fertilizer, I had a couple of days back apprised the audience here that our fertilizer situation at this point in time, especially for Kharif 2026, we have adequate stock, so we are comfortable. The Department of Fertilizer has also put out global tenders well in advance in anticipation of the current situation, and these have received very good responses. And we expect the bulk of the quantities ordered from a variety of sources to come by end of March. But having said that, let me say, yes, we have a diversified approach towards procuring fertilizer imports, and we continue to be in touch with several countries in that regard.